पिछले वीडियो में हमने जो कार्यपालिका है उसके संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में कि कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और महाभियोग के बारे में अध्ययन किया। आज हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और कार्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य है, इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां। दो प्रकार की ये सामान्य परिस्थितियों में आज के वक्त में है जो शक्तियां यूज कर रहा है वो राष्ट्रपति, उनके बारे में। और ये विशेष जो परिस्थितियां आ जाती है जिनका वर्णन विस्तृत है वो आगे करेंगे। अब सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उनको फिर आगे डिवाइड चार भागों में, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, दूसरी विधायी शक्तियां, तीसरी वित्तीय शक्तियां, चौथी न्यायिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियों के अंदर हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 53 है उसके अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या उसके अधीनस्थ जो पदाधिकारी है उसके द्वारा करेगा। यह होती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं उनको फिर हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन सी है। उसमें नंबर 1 कार्यपालिका में जो है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है और इसमें जो प्रधानमंत्री की सलाह से किन किन की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता ही है। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति, जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करता है। उसके साथ राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति, और इसके साथ उच्चतम व उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति,
महालेखा परीक्षक व महालेखा परीक्षक व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तथा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। यह होगी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, बहुमत का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तथा विदेशों के अंदर राजदूतों की नियुक्ति करता है। इसका जो सेकंड पॉइंट वो है शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी विभिन्न प्रकार के जो नियम बनाए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा शासन संचालन संबंधी विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक से संबंधित, यानी इनकी जो शक्तियां हैं इनसे संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मतलब शासन संचालन के क्षेत्र में भारत का जो राष्ट्रपति है वो शासन संबंधी संचालन संबंधी विभिन्न प्रकार के नियम बना सकता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक, इनकी शक्तियों से संबंधित जो भी नियम है उनका जो निर्माण है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तीसरी बात जो इसकी कार्यपालिका प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित शक्ति में वो वैदेशिक क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां, वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, यानी राष्ट्रपति है वो भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होता है, वैधानिक प्रमुख होता है। इसके साथ वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए दूसरे देशों के अंदर जो देश के जो दूतावास होते हैं वो विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए
राजदूतों व कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करता है, कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करता है। विदेशी जो राजदूत होते हैं, यानी दूसरे देशों के या विदेशों से जो भारत में आते हैं, यानी विदेशी राजदूत जो भारत में हैं, उनके विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकृत करता है। और जो भी राष्ट्र के दूसरे देशों के साथ जो भी संधियां वह जो समझौते होते हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। दूसरे देशों के साथ जितने भी राष्ट्र के संधि और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो विदेशी क्षेत्र में क्या है कि भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख है, विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों और कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करता है, और विदेशी जो राजदूत जो भारत में आते हैं उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकृत करता है। दूसरे देशों के साथ जो भी संधि और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। इसका अगला पॉइंट चौथा, सैनिक क्षेत्र में शक्ति। सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, प्रधान सेनापति होता है। प्रतिरक्षा क्षेत्रों या प्रतिरक्षा सेवाओं व युद्ध शांति के विषय में प्रतिरक्षा सेवाएं, युद्ध व शांति, इनके समय में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद को है, यानी यह नहीं है कि देश का राष्ट्रपति और सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है तो वो प्रतिरक्षा सेवाएं युद्ध और शांति से संबंधित नियम बनाएगा, ऐसा नहीं। इनके लिए जो कानूनों का निर्माण है वो संसद करेगी। भारत का राष्ट्रपति संसद, भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना, न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही वह सेनाओं का प्रयोग कर सकता है, ये होगी सैनिक क्षेत्र में। तो ये बातें आपकी जो सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उसमें कार्यपालिका प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित जो शक्तियां हैं उनको 4 भागों में जो डिवाइड किया गया है। अब दूसरी जो शक्ति है विधायी शक्ति, तो हमने ये भी पढ़ा है कि राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग होता है, तो संसद का अभिन्न अंग होने के नाते उसे विधायी क्षेत्र के अंदर भी शक्तियां प्राप्त है। और विधायी क्षेत्र की जो शक्ति है उनका वर्णन इस प्रकार से है। विधायी क्षेत्र में पहले
विधायी क्षेत्र का प्रशासन। नंबर 1 है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। ये टॉपिक विधायी शक्ति का। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है, संसद के अधिवेशन बुलाता है तथा उनके समाप्ति की घोषणा भी करता है। समाप्ति की घोषणा करता है। यानी संसद के अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है और उनको समाप्त करने की या स्थगित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। लोकसभा को निश्चित जो कार्यकाल होता है, निश्चित कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का जो है, उस निश्चित कार्यकाल से लोकसभा को निश्चित कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसा 9 बार हो चुका है, हमने पहले भी पढ़ा है संसद की कार्य हो शक्तियों के अंदर। संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक, ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की, और संयुक्त बैठक में वह भाषण देता है। ये हो गई इसकी विधायी शक्ति। दूसरी जो है मनोनयन की शक्ति, 2 नंबर पर मनोनयन की शक्ति या निर्वाचन की शक्ति जिसको भी बोल सकते हैं। मनोनयन की शक्ति में क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों जो कला, ज्ञान, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हो या ख्याति प्राप्त हो, उनका मनोनयन करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों तथा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। यानी टोटल संसद के कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है निषेधाधिकार। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। विधेयक यानी संसद के द्वारा जो प्रस्ताव विधेयक के रूप में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में कानून यानी कानून में बनने से पूर्व का जो प्रस्ताव वो विधेयक, उस विधेयक पर उसको निषेधाधिकार, मना करने का, रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनता है। संसद के द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में कानून का रूप ग्रहण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुधारों के साथ, अगर कोई विधेयक सामान्य है, साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक
को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः लौटा सकता है। भाई कोई भी विधेयक है वो संसद ने स्वीकृत कर दिया, राष्ट्रपति के पास चला है, तो राष्ट्रपति उसके लिए कुछ सुझाव दे सकता है कि दोबारा इसमें ये संशोधन करें। ये जो वापस लौटाने की, यही तो इसकी जो निषेधाधिकार की शक्ति है। और जब ये दोबारा संसद को लौटाता है तो संसद इसको दोबारा उसके सुझाव को मानकर वापस कर सकती है, या संसद पुनः उसी रूप में अगर राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजती है तो राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ता है, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है। मना नहीं कर सकता, एक बार उसको पुनः लौटा सकता है सुझाव के लिए, दूसरी बार में ऐसा वो नहीं कर सकता है। तीसरा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास, देश में राज्यों के कानून में राज्यपाल के पास में भी ये शक्ति होती है। होता क्या है इसके अंतर्गत है, जिस समय संसद का अधिवेशन नया हो रहा हो, यानी संसद का अधिवेशन नया हो रहा हो, संसद के 2 अधिवेशन है साल में होते हैं, बैठकें जो संसद की होती है, अगर वो नहीं हो रही हो, उनके बीच के पीरियड के दौरान देश को कानून की आवश्यकता है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और वो अध्यादेश है, वो एक तरह से कानून होता है। और यह जो अध्यादेश है, यह संसद का जो अधिवेशन है, संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहता है। यदि संसद चाहे तो उसको इस अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। चाहे तो अध्यादेश को इससे पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। एक बार दोबारा इसको देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है कि जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तो ऐसे समय में देश का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक तरह से कानूनी होता है, और अध्यादेश जो है वो संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रहता है। और यदि संसद चाहे तो उस अध्यादेश को इस समय से पूर्व भी समाप्त कर सकती है, और इसको स्वीकृत कर दे तो ये कानून का रूप धारण कर लेगा, बाद में स्थायी हो सकता है। तो ये आपकी जो विधायी शक्तियां, जिनको 4 पार्टों के अंदर डिवाइड किया है। अब जो अगली है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष का मतलब भारत में जो वित्तीय वर्ष की अवधि है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये वित्त वर्ष होता है भारत में।
तो भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण रखवाएगा। उसकी आज्ञा के बिना, यानी राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे, धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। ये हो गई वित्तीय शक्तियां। अब बातें आती है चौथा पॉइंट जो अपना न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया है। संविधान ने क्या किया है? न्यायपालिका है उसको स्वतंत्रता प्राप्त है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त है। वह उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। बार बार पढ़ी है, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की जो कार्य व्यवस्था से संबंधित नियम उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण समाधान की शक्ति प्राप्त है। क्या है? समाधान, मर्सी पावर, समाधान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति देश की जो न्यायिक शक्ति है उसके अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्ति जो है उसको क्षमा कर सकता है। दंड प्राप्त व्यक्ति को,
को क्षमा प्रदान कर सकता है। दंड को कुछ समय के लिए, दंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। सजा को कम कर सकता है या दंड को कम कर सकता है। सजा को कम कर सकता है। ये 9th चैप्टर के अंदर इसके पास में शक्तियां हैं। तो ये आपका जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उसमें जो सामान्य कालीन जो शक्तियां हैं जो रूटीन लाइफ में चल रही है, उन शक्तियों के बारे में अध्ययन हो गया है। अगले वीडियो के अंदर अपने राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन जो शक्तियां, उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।